Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. So the first topic is about tea industry of Assam and conflicts going on in Middle East. तो कल मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया के रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स को हमने कवर किया था। तो ये जो आर्टिकल है ये डिस्कस कर रहा है कि उसका असम के टी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो कल का जो पूरा का पूरा डिस्कशन था वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सब कुछ मैंने आपको बताया। गाजा वॉर के बारे में बताया, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। तो ये आर्टिकल बस छोटा सा इसमें एक इंफॉर्मेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि यूएई और जो ईरान का मार्केट है वो इंडियन टी इंडस्ट्री के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट यूएई एंड ईरान टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ इंडियाज टी एक्सपोर्ट एंड द मिडिल ईस्ट रीजन इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ असम ऑर्थोडॉक्स टी। बेसिकली आप देखो कि जो मेजर इंपोर्टर हैं असम के ऑर्थोडॉक्स टी का तो वो रसिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया है। तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन मुझे देना था। कल तो हमने पूरा का पूरा वेस्ट एशिया और उससे अंदर चल रहे कन्फ्लिक्ट्स को कवर किया। तो अब उसका असम की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है, एपीएससी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम की इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है टी। और टी का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो होता है वेस्ट एशिया में। डेटा आप याद कर लीजिए। तो थोड़ा सा वेस्ट एशिया पे जब प्रश्न आए तो उसमें थोड़ा सा असम फ्लेवर अगर आप डाल दें इन एपीएससी एग्जाम तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स। तो ये दोनों डेटा याद कर लीजिएगा। 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गोज टू यूएई ईरान मार्केट एंड मिडिल ईस्ट इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ असम ऑर्थोडॉक्स टी। बस इतना ही इंफॉर्मेशन देना था मुझे फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नक्सलिज्म इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट डेवलपमेंट किया हुआ है। तो 29 माओइस्ट्स हैव बीन किल्ड इन बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। बस्तर रीजन जो छत्तीसगढ़ का है वो बिल्कुल ऐसे सदर्न रीजन में है एंड इट इज हेविली माओइज्म इन्फेस्टेड एरिया इन छत्तीसगढ़। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट इस न्यूज़ को मैंने इसलिए पिकअप किया है ताकि इसकी मदद से हम लोग नक्सलिज्म के बारे में समझ सकें, जिसकी मदद से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी का हम लोग यहीं कवर कर लेंगे। देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है आपके सिलेबस में जीएस पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारी टेरिटरी के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी हैं उनको लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी को अगर रीजन वाइज देखा जाए तो 4 सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। सेंट्रल इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी विच इज मेनली चैलेंज बिकॉज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम लोग नक्सलिज्म या माओइज्म कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन में नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म, एंड कोस्टल रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये जो आर्टिकल है इसकी मदद से लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सीन इन सेंट्रल इंडिया। आप सब अगर कहोगे तो कल के एनालिसिस में मैं बाकी सारे एरियाज को भी कवर कर दूंगा, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें बता दूंगा मैं। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर के टेररिज्म एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर के कुछ कुछ फैक्ट्स दे दूंगा, जिससे ये वाला पूरा का पूरा सेगमेंट हमारा ठीक ठाक सा यहीं कवर हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 का यहीं कवर हो जाएगा। आज हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो सेंट्रल इंडिया में मेनली देखा जाता है उसको डिटेल में समझते हैं। उसी को कहते हैं नक्सलिज्म या माओइज्म। देखिए, सबसे पहले समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें जो की वर्ड है वो है कम्यून। कम्यून मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पीपल कलेक्टिवली एंजॉयज अ लॉट ऑफ पावर। तो कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है दैट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। जैसे कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि वर्ना सिस्टम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। बेसिकली कम्युनिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट बिलीव्स इन इक्वालिटी।
placing people belonging to different caste, community, or whatsoever in horizontal manner, not in vertical manner. Egalitarian society, which places everyone on equal platform. Communism as an ideology opposes the absence of economic exploitation and सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो जिस समाज में कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी की तरह प्रैक्टिस की जाएगी वहां पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब कम्युनिज्म का आइडिया तो वैसे काफी पुराना है, बट इट वाज कार्ल मार्क्स इन 1860s जिन्होंने इस आइडिया को काफी ज्यादा क्रिस्टलाइज किया, मतलब एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे मार्केट मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल से सोशलिज्म आएगा एज ए रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। बट सोशलिज्म जो होगा दैट विल बी अ ट्रांजिशन स्टेज, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट नाम दिया उन्होंने उसको, एंड अल्टीमेटली कम्युनिज्म विल बी अटेन्ड। तो ये सारी बातें मैं इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपको पढ़ाता हूँ कि हाउ, और इकोनॉमिक्स के नोट्स में भी मेंशन्ड है, कैपिटलिज्म से रिवॉल्यूशन होगा, सोशलिज्म आएगा, बट सोशलिज्म इज अ ट्रांजिशन स्टेज, अल्टीमेटली कैपिटलिज्म विल बी अटेन्ड। तो ये जो आइडियाज हैं वो मार्क्स ने दिए काफी क्रिस्टलाइज्ड या आप कह सकते हैं कंक्रीट फॉर्मेट में। इसीलिए मार्क्स इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म या साइंटिफिक सोशलिज्म। तो मार्क्स की जो कम्युनिज्म है वो फिर दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस होती है। भारत के अंदर ये जो आइडिया है कम्युनिज्म का वो अलग अलग मीन्स के थ्रू प्रैक्टिस करने की कोशिश की जाती है। कुछ पार्टीज या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम्युनिज्म को लाने की कोशिश करते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसके अंतर्गत आएंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या सीपीआई मार्क्सिस्ट। दे गेट इनटू इलेक्टोरल प्रोसेसेस, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, and their approach is कि if they get voted to power then they will bring such political social economic policies which will guarantee communism। तो ये एक तरीका है कम्युनिज्म की तरफ मूव करने का, उसको अटेन करने की कोशिश करने का। दूसरा तरीका है वॉयलेंस का, वॉयलेंट रिवॉल्यूशन। मार्क्स ने भी मोर और लेस ऐसा ही कुछ सजेशन दिया था कि सोशलिज्म विल कम थ्रू वॉयलेंस, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, तो वॉयलेंस इज मिड वाइफ ऑफ चेंज, ऐसे कुछ कोट्स हैं। तो कम्युनिज्म का एक तरीका है, कम्युनिज्म लाने का एक तरीका है कि जो लोग भी पावरफुल लोग हैं, जो समाज में गरीब और मार्जिनलाइज लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन लाया जाए, पावर उनसे छीन लिया जाए, और फिर सारे गरीब लोगों के बीच में रिसोर्सेस इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये जो अप्रोच है मोर और लेस यही सजेस्ट किया था मार्क्स ने, और उसका मैनिफेस्टेशन भारत में आपको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ माओइस्ट ग्रुप या नक्सली ग्रुप विच आर बैंड आउटफिट्स इन इंडिया। तो ये जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कंटेस्ट पॉलिटिकल इलेक्शंस, दे कंटेस्ट इन इलेक्शंस, बट ये जो अप्रोच है भारत के अंदर, ऑफ कोर्स वायलेंस का अप्रोच तो जस्टिफाई होगा नहीं, तो इस आइडियोलॉजी पे, इस कम्युनिज्म पे बने हुए जो पार्ट ग्रुप्स हैं, माओइज्म या नक्सलिज्म, उनको भारत के अंदर बैन किया गया है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में समझना चाह रहे हैं बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस, माओइस्ट एंड नक्सलीज, आर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड दे आर मोस्टली entrenched इन द सेंट्रल इंडिया रीजन, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा रीजन। तो ये वाले जो ग्रुप हैं इनके बारे में समझते हैं नक्सलिज्म मूवमेंट। देखिए नक्सल वर्ड जो है दैट इज डिराइव फ्रॉम ए विलेज नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हुआ क्या, 1967 में कुछ ट्राइबल पीजेंट्स ने, मेनली दो लोगों का नाम सामने आता है, कानू सान्याल एंड जगन संथल। इन ट्राइबल पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट लोकल जमींदार, क्योंकि लोकल जमींदार जो हैं वो ट्राइबल पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे, और लोन ना लौटाने के केस में उनको बॉन्डेड लेबर भी बना लिया जाता था। तो इस तरीके के अलग अलग एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे थे ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन वेस्ट बंगाल बाय द लोकल लैंडलॉर्ड्स, और उनके खिलाफ ट्राइबल्स ने रिवोल्ट कर दिया, आर्म्ड रिवॉल्यूशन। और चूंकि ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ फ्रॉम नक्सलबारी विलेज इन वेस्ट बंगाल, दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट वाज नेम्ड एज नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियन वर्जन ऑफ मार्क्सिज्म विथ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग कम्युनिज्म इन लॉन्गर रन। नक्सलिज्म आर्म्ड रिवॉल्यूशन करेंगे, जमींदारों से पावर छीनेंगे, रिसोर्सेज और वेल्थ छीनेंगे, गरीबों में इक्विटेबल तरीके से बांटेंगे, तब जाकर के
समाज के अंदर इक्वालिटी आएगी, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगा, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा, एंड देन इन ट्रू सेंस कम्युनिज्म विल बी अटेन्ड। तो ये रास्ता जो है वायलेंस का रास्ता, इसको अडॉप्ट किया गया नक्सलबारी विलेज में, और यहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस मूवमेंट को कहा गया नक्सली मूवमेंट, विच वॉज बेसिकली मार्क्सिस्ट अप्रोच टू ब्रिंग कम्युनिज्म, इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो मार्क्स ने कहा था कि इगैलिटेरियन सोसाइटी आएगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी को कहा जाएगा कम्युनिज्म। उसको लाने के लिए भारत के अंदर कुछ लोग पीसफुल अप्रोच अपना रहे हैं, कुछ लोग मार्क्स का बताया हुआ रास्ता अपना रहे हैं जो वायलेंट रिवॉल्यूशन वाला रास्ता था, और उसी का मॉडर्न वर्जन है माओइस्ट एंड नक्सलिज्म। माओइज्म जो है इट इज एसोसिएटेड विद द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे चाइना, माओ जेदांग। उन्होंने भी मोरलेस मार्क्स का ही रास्ता अपनाया, वायलेंस का रास्ता। उनका जो अपना वर्जन है कम्युनिज्म का वो थोड़ा अलग है। उसी लाइन में मार्क्स का ही जो कम्युनिज्म का आइडिया है, उस लाइन में भारत के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग कहते हैं नक्सली मूवमेंट। आई जस्ट होप कि अभी तक आपको क्लैरिटी है। कम्युनिज्म एक इगैलिटेरियन आइडिया, उसको अटेन करने का पीसफुल तरीका, दूसरा मार्क्सिस्ट तरीका, और मार्क्सिस्ट तरीका वायलेंट तरीका, और भारत के अंदर इस तरीके को माओविस्ट या नक्सली मूवमेंट कहते हैं। एंड नक्सल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मूवमेंट शुरू हुआ था नक्सलबारी विलेज में इन वेस्ट बंगाल, इन दिस लाइन। धीरे धीरे जो नक्सल मूवमेंट है इसी को कहा गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE, क्योंकि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को कहा जाता है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा गया नक्सली मूवमेंट को, और नक्सली मूवमेंट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म धीरे धीरे शुरू तो हुआ वेस्ट बंगाल से, लेकिन पूरे ईस्ट इंडिया में फैल गया, इंक्लूडिंग सम ऑफ द सदर्न स्टेट्स एज वेल। And at certain point of time, this Naxali affected areas covered about 10 states, including 70 districts: Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, West Bengal, Madhya Pradesh, even Uttar Pradesh and Chhattisgarh. बट हाँ, उनमें से कुछ एरिया सीवियरली अफेक्टेड रहे। तो ईस्टर्न इंडिया वाला रीजन सीवियरली अफेक्टेड है, बाकी फिर कुछ रीजन जो है पार्शियली अफेक्टेड है, बाकी कुछ एरिया स्लाइटली अफेक्टेड। अब आप देखोगे कि जहां पे गरीबी ज्यादा, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा, वहां पे नक्सली मूवमेंट का स्ट्रेंथ ज्यादा। कारण सरल है, जहां पे गरीबी ज्यादा, जहां पे ट्राइबल ज्यादा, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा, और जहां पे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा वहां पे लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। तो इस कारण से दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स आर्म्ड रिवॉल्यूशन या नक्सलिज्म। और दूसरा, इन लोगों को ब्रेन वॉश करके वायलेंस के रास्ते पे ले आना वो भी आसान है, और इस कारण से चाइना जैसे देश नक्सली मूवमेंट को भारत के अंदर फ्यूल करते हैं बाय फंडिंग एंड प्रोवाइडिंग आर्म्स एम्यूनिशन सपोर्ट। और जो पुअर एरिया है वहां पे ह्यूमन रिसोर्स मिल पाना फॉर गेटिंग एंगेज इनटू एक्टिव नक्सली मूवमेंट इज इजियर। तो इस कारण से जहां पे गरीबी ज्यादा देखोगे आप, उस एरिया में आप देखोगे कि नक्सली मूवमेंट का सीवियरली अफेक्टेड रीजन है। तो हॉट स्पॉट ऑफ रेड रेड कॉरिडोर, इस पूरे एरिया को कहा जाता है रेड कॉरिडोर, लेकिन उसमें भी जो हॉट स्पॉट है वो मेनली ट्राइबल एरियाज हैं, बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज जहां पे ट्राइबल्स रहते हैं। और कोइंसिडेंटली आप देखोगे कि वो एरियाज में ज्यादा ये प्रॉब्लम है जो रिसोर्स रिच है, जैसे मिनरल्स, बॉक्साइट जहां मिल रहा है, आयरन ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन एरिया के ट्राइबल्स को, चूंकि यहाँ पे फॉरेस्ट ज्यादा है इसलिए ट्राइबल ज्यादा है, और इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि कुछ कुछ एरियाज में मिनरल्स, अलग अलग मेटल्स के लिए मिनरल्स भी ज्यादा मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट एंड आयरन ओर। उसको लेकर के जो कॉरपोरेट्स हैं, जो माइनिंग फील्ड के कॉरपोरेट्स हैं, दे फोर्सफुली समटाइम इविक्ट द ट्राइबल्स। और ट्राइबल्स को आप कुछ भी कंपनसेशन दे दें, कुछ भी आप उनको लाइफस्टाइल दे दें, बट ट्राइबल्स आर एसोसिएटेड विद नेचर एंड फॉरेस्ट इन अ वेरी इन इंट्रिकेट मैनर। उनको इविक्शन कराना इज लाइक टेकिंग अवे देयर लाइफ, इविक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट। बट इनके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगा करके एंड फोर्सफुल उनको फिर कंपनसेशन दे करके फॉरेस्ट से इविक्ट करा देना इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो कई दफा ऐसे केसेस हुए हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिग माइनिंग कॉर्पोरेट्स, Vedanta and all, they have engaged into contract with the state government, and then they have paid some compensation to the tribals, and the state government has taken responsibility of forceful
eviction of the tribals, and that has led to tribal discontent. तो ये एरिया में तीन कॉम्बिनेशन हो गए, फॉरेस्ट जिसके कारण वहां पे ट्राइबल्स, एंड कोइंसिडेंटली जहां पे माइनिंग बेल्ट्स हैं वहां पे ट्राइबल्स को फोर्सफुली इविक्ट कराया गया है, मैसिव डिस्प्लेसमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हैज बीन इम्पोज्ड ओवर देम सो दैट द ट्राइबल्स वेयर बैंड फ्रॉम कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो टिम्बर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करना इलीगल एक्टिविटी हो गई। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इम्पोज किया गया ट्राइबल्स के ऊपर, एंड ट्राइबल्स आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज। उनके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इम्पोज किया गया, मैसिव डिस्प्लेसमेंट कराया गया फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसके कारण ट्राइबल्स के अंदर डिसकंटेंट हुआ, एंड दैट डिसकंटेंट मेड देम नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स नक्सली मूवमेंट, प्लस some other countries who want to destabilize India's internal security, especially China and all, they also took advantage of the situation. They fueled funds, arms, ammunitions within India in order to strengthen Naxali movement in India. और यही कारण है कि Naxali movement is very strong in ईस्ट इंडिया, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। तो भारत सरकार ने इस नक्सली जो मूवमेंट है इसको एड्रेस करने के लिए क्या अप्रोच अपनाया है? देखिए, कोई भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आप सिक्योरिटी अप्रोच से डील करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का मतलब यह है कि आपके देश के लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं और खुद ही आर्म रिवॉल्यूशन की तरफ वो इंक्लाइंड हो रहे हैं। उनके खिलाफ आप सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच लेंगे कि सीआरपीएफ को लगा दिया, स्टेट पुलिस को उनके पीछे लगा दिया, तो उससे कैसा है कि डिस्कंटेंट या फ्रस्ट्रेशन और लोगों के मन में बढ़ता जाएगा, और एक को मारेंगे चार लोग और फ्रस्ट्रेटेड होंगे और चार लोग और इस तरह के इंसर्जेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, जिससे ये इंसर्जेंट ग्रुप और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो सिक्योरिटी अप्रोच अलोन इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस इन लॉन्ग रन, बट सिक्योरिटी अप्रोच लेना पड़ता है एज शॉर्ट टर्म मेजर्स, इंसर्जेंसी या आर्म्ड रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए, नक्सली मूवमेंट को रोकने के लिए। बट सिक्योरिटी अप्रोच हैज टू बी बैक्ड अप विथ डेवलपमेंट अप्रोच। लोकल एरिया में डेवलपमेंट भी कराइए, लोगों को लगना चाहिए कि सरकार उनके भले के लिए है, क्योंकि बेसिकली द नक्सली मूवमेंट इज अ मार्क्सिस्ट मूवमेंट। आइडियोलॉजी तो मार्क्स से ही आ रही है, और मार्क्स का मानना है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो भी सिर्फ पावरफुल लोगों को सपोर्ट करती है, कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करती है। तो दिस स्टेट हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव्ड, दिस स्टेट हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिसरप्टेड, आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट के मन में फ्रस्ट्रेशन है, स्टेट के मतलब स्टेट को लेकर के लोगों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन है, और स्टेट को हटा देना एक आइडियोलॉजी है थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। तो कहीं ना कहीं स्टेट को सिर्फ सिक्योरिटी अप्रोच अगर स्टेट लेगा तो लोगों के मन में ये जो फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द स्टेट दैट विल बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो सिक्योरिटी अप्रोच के अलावा डेवलपमेंटल अप्रोच भी लेने होंगे, लोकल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने होंगे, सोशल डेवलपमेंट कराने होंगे, तब जाकर के लोगों को लगा कि स्टेट इज नॉट देयर टू एक्सप्लॉइट देम बट स्टेट इज देयर टू फैसिलिटेट देम। और इसीलिए सिक्योरिटी अप्रोच कुछ लिए जाते हैं एज इमीडिएट या शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया गया साल 2010 में। आंध्र प्रदेश पुलिस ने ग्रे हाउंड नाम का स्पेशल फोर्स डेवलप किया विद इन द स्टेट पुलिस इटसेल्फ। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज क्रिएटेड इट्स ओन स्पेशल पुलिस फोर्स टू फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म। बट उसके साथ साथ भारत सरकार ने डेवलपमेंटल अप्रोच भी अपनाया है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ताकि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, वहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंप्रूव किया जा सके। रिलीफ फॉर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, रोशनी प्रोग्राम अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, वेयर फोकस इज ऑन ट्रेनिंग ऑफ यूथ ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया। समाधान डॉक्ट्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट, समाधान स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, M for motivation, A for actionable intelligence, D for dashboard based on key performance indicators, H for harnessing technology, A for action plan for each theater, and no access to फाइनेंसिंग। ये सारे एरियाज को इतना बेसिकली डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है कि किसके लिए क्या है, बट बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि समाधान डॉक्ट्रिन हैज बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, सो दैट लोगों के मन में डिसकंटेंट या फ्रस्ट्रेशन कम हो, लोगों को लगे कि स्टेट इज देयर टू फैसिलिटेट देम, एंड देन ओनली
in long run left wing extremism can be curbed. और कहीं ना कहीं ये जो ड्यूअल अप्रोच है, सिक्योरिटी अप्रोच इन शॉर्ट रन एंड डेवलपमेंट अप्रोच इन लॉन्ग रन, दिस ड्यूअल अप्रोच हैज वर्कड वेल फॉर इंडिया एंड डेटा सजेस्ट कि माओइज्म रिलेटेड वायलेंस या नक्सलिज्म रिलेटेड वायलेंस टुगेदर, बोथ ऑफ देम, माओइज्म एंड नक्सलिज्म टुगेदर, दे कैन बी कॉल्ड एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म which has infested the internal security of central India. So Maoism related violence has come down by 77% since 2010, and the resultant death of security forces plus civilians has come down by 90% since 2010. तो ये डेटा अगेन इंपॉर्टेंट है इस बात को साबित करने के लिए कि भारत सरकार का जो अप्रोच है, ड्यूअल अप्रोच, सिक्योरिटी अप्रोच एंड डेवलपमेंट अप्रोच, इट हैज बीन helpful in restoring internal security in central India and curbing down the problems arising due to left wing extremism. छत्तीसगढ़ के अंदर अभी भी लेकिन नक्सलिज्म का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू रिमेनिंग स्टेट्स। उसके पीछे दो फैक्टर हैं। एक तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, उसकी रग्ड टोपोग्राफी है, विच नेचुरली प्रोवाइड्स अ रेफ्यूज एरिया फॉर दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, नक्सल ग्रुप्स, क्योंकि इस तरीके का उसका ज्योग्राफी है कि वहां पे जंगल, नदियां, पहाड़ इन रेफ्यूज इन इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को एक सेफ ग्राउंड दे देते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो बाकी सारे एरिया के जो नक्सली हैं वो भी धीरे धीरे इस एरिया में, आप कह सकते हैं, सेंट्रलाइज हो रहे हैं, इस एरिया में कंसंट्रेटेड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफी उनको हाइड करके अपने ऑपरेशंस को रन करने में मदद करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो लेट हो गई एज कंपेयर टू द अदर नेबरिंग स्टेट्स। बाकी नेबरिंग स्टेट्स ने बहुत पहले ही स्पेशल फोर्सेस बना दिए इन ऑर्डर टू काउंटर left wing extremism, and that flushed the left wing extremist groups from other states into Chhattisgarh. Chhattisgarh had been relatively late, and that is why the problem of Naxalism is still very high in Chhattisgarh as compared to any other neighboring state. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ थ्रेट टू इंडिया डिस्कस। तो बेसिकली आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताना है। Briefly explain the government of India's approach to counter challenges posed by left-wing extremism. जितना हो सके उतना अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाइए, बीच में कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट बना दीजिए, वीसीएस साइकिल ऑफ माओइज्म एंड पॉवर्टी, जितना हो सके डायग्राम्स, मैप्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो फ्लैट ना पड़े, एकदम प्लेन ना लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो मैंने हिंट्स के लिए दे दिया है यहाँ पे, जो पहले से लिखे हुए मेरे आंसर्स रहते हैं वो मैं दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका भी समझ आए। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिए, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टुमारो आई विल सी, अगर आपको लगता है कि बाकी सारे जो एरियाज के इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो भी थोड़ा सा डील कर लिया जाए ताकि इंटरनल सिक्योरिटी यहीं खत्म हो जाए, तो आप लोग मुझे लिख करके बताइए इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डील विद द रिमेनिंग 3 एरियाज टुमारो, एंड विद दिस मोर और लेस आवर इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक विल बी डन ठीक ठाक सा, ताकि अगर कोई प्रश्न आ जाए तो हम मैनेज कर पाए। बाकी क्लासरूम से तो उसमें और ऑगमेंटेशन होगा ही। लेट मी नो इफ यस, देन वी विल कवर द रिमेनिंग 3 एरियाज टुमारो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है एक वेब बेस्ड ऐप है जिसपे रियल टाइम में दुनिया भर में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना फॉरेस्ट कवर है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी लॉगिन करके देख सकता है, वेब एप्लीकेशन तो मॉनिटर ग्लोबल फॉरेस्ट इन रियल टाइम। सैटेलाइट से कनेक्टेड है ये ऐप और रियल टाइम बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट कवर। इसको डेवलप किया है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस के वाशिंगटन बेस्ड है, जिसका नाम है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। अब अगेन ये इतना नाम रटने की जरूरत नहीं है, मुद्दा ये है कि भारत के अंदर साल 2000 से यानी कि पिछले 23-24 सालों में 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन लॉस्ट। फॉरेस्ट कम हुआ है, और उससे भी ज्यादा एपीएससी पर्सपेक्टिव से फैक्ट रखने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्री कवर लॉस हैज हैपेंड टू असम। इंडियाज ट्री लॉस इन 2 डिकेड्स हिट्स असम हार्डेस्ट। तो एपीएससी पेपर के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें एक मेन टॉपिक हमने डिस्कस किया नक्सलिज्म, उसके अलावा 2 डेटा बस निकाले हैं, राइट।
तो डेटा, छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। यूएई मार्केट में चाय, यूएई और ईरान मार्केट में। और दूसरा, फॉरेस्ट कवर लॉस पूरे तो भारत में हुआ है 2.3 मिलियन हेक्टेयर्स का साल 2000 से, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस हुआ है असम के अंदर 3,24,000 हेक्टेयर। असम हैज मैक्सिमम ट्री कवर लॉस ओवरऑल 3,24,000 हेक्टेयर्स विथ एन एवरेज ऑफ 66,600 हेक्टेयर्स पर ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेटा आप ध्यान रखो, आंसर लिखने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हाल फिलहाल में दोनों देशों ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अपडेट किया है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि टैक्स हेवेंस क्या होते हैं। देखिए, वो देश जो अपने यहाँ कॉरपोरेट्स के ऊपर बहुत कम टैक्स लगाते हैं, वैसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवेंस। बहुत कम, मिनिमम 2%, 3%, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। ऐसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवेंस। और दुनिया के कुछ देश जैसे कि मॉरिशस, सिंगापुर, हांगकांग, सिप्रस, सच regions are considered to be tax havens. Bermuda, Cayman Island, they are known as tax havens because they put a very small amount of tax over the corporates operating in their areas. अब आप कहेंगे कि सर क्या समस्या है, वो टैक्स कम ले रहे हैं तो लेने दीजिए। उससे क्या समस्याएं आ जाती हैं वो हम देखेंगे अभी। टैक्स हेवेंस होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, टैक्स हेवेंस बनने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई सारे कॉरपोरेट्स मेन बिजनेस कर रहे हैं मान लीजिए भारत में, लेकिन अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया इन टैक्स हेवेंस में, और वहां पे दिखाएंगे कि हम तो इस देश की कंपनी है और अब हम इस देश की सरकार को टैक्स देंगे, और इससे उनका टैक्स बच जाता है। फॉर एग्जांपल यू सी, सिंगापुर में शिफ्ट कर लिया। आ, भारत में तो मेनली बिजनेस करता है फ्लिपकार्ट ना, बट फ्लिपकार्ट ने अपना हेडक्वार्टर साल 2007 में शिफ्ट कर लिया सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर में रिलेटिवली कम टैक्स लगता है। वैसे सिंगापुर में बाकी देशों की तुलना में ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन भारत की तुलना में स्टार्टअप्स के ऊपर या कॉर्पोरेट्स के ऊपर कम टैक्स लगता है, इसीलिए फ्लिपकार्ट ने अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर लिया सिंगापुर। अब यू सी कि मेन बिजनेस आप कर रहे हो भारत, लेकिन अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया सिंगापुर में, और अब आप कहोगे कि नहीं मैं तो टैक्स दूंगा सिंगापुर की सरकार को क्योंकि मैं सिंगापुर बेस्ड कंपनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत का कई सारे देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जहां पे हमने अलग अलग देशों के साथ अग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगर आपके देश की कंपनी है और हमारे देश में वो बिजनेस कर रही है, तब भी उस कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो दोनों देशों में से किसी एक देश की सरकार को ही टैक्स दे। दोनों देशों की सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट नोन एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सो इंडिया हैज साइन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद सेवरल कंट्रीज इन अ होप कि वहां से एफडीआई आएगा भारत में। ठीक है, एफडीआई आता है, आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा तब तो इन देशों की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी, बिजनेस करेंगी। नहीं तो दोनों जगह टैक्स देना होगा तो वाई एनी कंपनी विल कम। In a hope of getting high FDI, India has signed double taxation avoidance agreement with many countries of the world, but many of them are tax havens. और उल्टा एक क्या नुकसान हो रहा है कि भारत से कंपनियां जो अपना हेडक्वार्टर वहां शिफ्ट कर रही हैं, फिर भारत के अंदर बिजनेस कर रही हैं, भारत के अंदर ज्यादा टैक्स है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा उठा करके वहां पे हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया और वहां पे कम अमाउंट ऑफ टैक्स भर के भारत में बिजनेस कर रहे हैं और अपना फायदा ही फायदा कमा रहे हैं। सो भाई प्राइवेट कंपनियां तो प्रॉफिट देखती हैं चाहे जैसे भी हो, तो इसलिए वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का इस्तेमाल कर रही हैं अपने फेवर में, और इससे वो अपना टैक्स घटा रही हैं। इस प्रोसेस को कहा जाएगा टैक्स अवॉइडेंस, जहां पे लीगल तरीके का इस्तेमाल करके कंपनियां या इंडिविजुअल्स अपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो सच फिनोमिना इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। बट और भी कुछ चीजें होती हैं इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और इन सब के कारण, उसको जरा और डिटेल में समझते हैं। और भी नई नई प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यू सपोज भारत के अंदर साधु यादव का एग्जांपल मैं देता रहता हूं, पहले भी दिया है मैंने, जब पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्लास में पढ़ाता हूं तब भी दिया है। मान लो साधु यादव के पास बहुत सारा काला धन है, या साधु यादव के पास व्हाइट मनी है, कुछ भी है, बहुत सारा पैसा है।
अब साधु यादव की अपनी इंडस्ट्री भी है भारत में, साधु यादव इंडस्ट्रीज। साधु यादव क्या करेंगे, उनको पता चल गया कि मॉरिशस के साथ भारत का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। ठीक है, अब एक तो ये कर सकता है कि साधु यादव अपनी साधु यादव इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर्स मॉरिशस में शिफ्ट कर दे। बिजनेस भारत में ही कर रहा है लेकिन हेडक्वार्टर मॉरिशस में शिफ्ट कर दे और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा उठा करके सिर्फ मॉरिशस के अंदर टैक्स भरे, 2 से 3% बिजनेस करे भारत में। तो कहां भारत में उसको 30% टैक्स देना पड़ता कॉर्पोरेट टैक्स, अब उसको उसके जगह पे सिर्फ 2 या 3% देना होगा। एक फायदा तो ऐसे उठाया जा सकता है। एक और फायदा उठाया जा सकता है। होता क्या है, मान लीजिए साधु यादव ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी खोल दी मॉरिशस के अंदर, XYZ। ऐसी कंपनियों का आ जाता सेल कंपनी, खोखा कंपनी, जिसका कोई मेन बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है। इट हैज जस्ट बीन ओपन्ड इन ऑर्डर टू रिरूट द फंड। तो साधु इंडस्ट्रीज भारत में ही है, इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, लेकिन उसने एक दूसरी खोखा कंपनी XYZ सेल कंपनी खोल दी मॉरिशस में। और फिर इसके पास मान लीजिए ब्लैक मनी है अगर, तो हवाला हैंडलर्स के थ्रू वो पैसा, ये इलीगल रूट होते हैं, इनके पास सेटिंग्स होते हैं, वो पैसा ब्लैक मनी उसने भिजवा दिया मॉरिशस में। ठीक है, और मॉरिशस के इस कंपनी में इन्वेस्ट करवा दिया XYZ में। और XYZ के पास मान लीजिए आ गए 100 करोड़ रुपए, और XYZ ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए साधु यादव इंडस्ट्रीज में, और साधु यादव इंडस्ट्रीज के 10% शेयर खरीद लिए। तो हो सकता है कि साधु यादव इंडस्ट्रीज की वैल्यू भारत के अंदर 100 करोड़ रुपए हो। ठीक है, तो 10% शेयर 10 करोड़ में बिकने चाहिए, लेकिन XYZ ने 10% शेयर खरीदे 100 करोड़ के। तो साधु यादव इंडस्ट्रीज को हो गया 90 करोड़ का कैपिटल गेन। ठीक है, उस कैपिटल गेन पे साधु यादव इंडस्ट्रीज को भरना होता है कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन चूंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स आल्सो हैज बीन मेड फ्री। भारत ने मॉरिशस के साथ साइन किया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 1983 में, और 1985 में इसके अंतर्गत हमने कैपिटल गेन टैक्स को भी फ्री कर दिया। राइट, आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि 100 करोड़ इसके पास काला धन है, इसने 100 करोड़ यहां भिजवा दिया, और अपने कंपनी जिसकी वैल्यू है 100 करोड़, उसके 10% शेयर बेच दिए इसने 100 करोड़। नॉर्मल रेट पे क्या होना चाहिए, 10% शेयर 10 करोड़ में होना चाहिए, लेकिन 10% शेयर इसने खरीदे 100 करोड़ में। तो अल्टीमेटली इसका 100 करोड़ जो कैश है, ब्लैक मनी, वो भारत के अंदर आ गया इन द फॉर्म ऑफ FDI, व्हाइट मनी। ठीक है, अब इस पे 90 करोड़ का जो साधु यादव इंडस्ट्री को हुआ है कैपिटल गेन, उस पे इनको देना चाहिए था कैपिटल गेन टैक्स, बट चूंकि भारत और मॉरिशस के बीच में कैपिटल गेन टैक्स इज फ्री, सो दैट इज वाई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। दिस फेनोमिना इज समटाइम्स नोन एज राउंड ट्रिपिंग। तो ये सारी चीजें हो रही थी, भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा था, बिकॉज इंडिया हैड साइंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड कैपिटल गेन टैक्स फ्री agreement with many of the countries in the world who were particularly tax havens, टैक्स में भयंकर रिलीफ। इस पूरे प्रोसेस को राउंड ट्रिपिंग भी कह दिया जाता है। राउंड ट्रिपिंग करके ब्लैक मनी को आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी और उसको अपने देश में वापस ले आया इन द फॉर्म ऑफ FDI। तो ये सब कारणों के कारण आप देखोगे कि अगर 2018-19 का डेटा है, भारत के अंदर FDI आने वाले जो देश हैं, उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट FDI आने वाले देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड एंड ऑल। व्हेन FDI कमिंग फ्रॉम US या जापान से भी ज्यादा FDI सिंगापुर और मॉरिशस से आ रहा है। दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं ये FDI कम है, रीरूटिंग ऑफ द फंड ज्यादा है, ब्लैक मनी बीइंग रीरूटेड इनटू इंडिया, राउंड ट्रिपिंग इनटू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ FDI एंड बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द कैपिटल गेन टैक्स मैकेनिज्म जो फ्री है, एक्सप्लॉइटिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो फ्री है। इन सब चीजों का फायदा उठा करके ये टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल मेथड्स को यूज करना इन ऑर्डर टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स इवेजन हो रहा है, यानी कि इलीगल तरीके अपनानी है, तो इलीगल हुआ ना, हवाला हैंडलर्स का इस्तेमाल करके पैसा ब्लैक मनी को यहां भिजवा दिया ना। तो टैक्स इवेजन इज यूज ऑफ इलीगल मेथड्स टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी थ्रू राउंड ट्रिपिंग एंड ऑल। ये सब चीजें होने के कारण सिंगापुर, मॉरिशस वेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर इंडिया। भारत सरकार को ये बात समझ आ गई कि कहीं ना कहीं हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या कैपिटल गेन टैक्स को फ्री किया था अलग अलग देशों के साथ अग्रीमेंट करते वक्त, ताकि हमारे देश के अंदर FDI बढ़े
लेकिन बेसिकली एफडीआई तो बढ़ रहा होगा, दिख ही रहा है, बट इस एफडीआई में बहुत सारा धन भारत का ही है, जो काला धन भारत से बाहर जाकर के हवाला रूट के थ्रू वापस से लौट करके इंडिया में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। इस कारण से धीरे धीरे भारत ने अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड कैपिटल गेन टैक्स एग्रीमेंट को अमेंड करना शुरू किया। सिंगापुर के साथ हमने इस एग्रीमेंट को अमेंड कर दिया, और अब हाल फिलहाल में न्यूज ये आ रही है कि इंडिया और मॉरिशस ने अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को अमेंड किया है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अब्यूज ऑफ दीज प्रोविजंस फॉर टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। अब जब इतनी सारी बातें चल रही थी, एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मिसयूज है, ये पूरी दुनिया भर के लिए एक हेडेक बना हुआ है, मेजर इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में मेन बिजनेसेस होता है, और छोटे छोटे देश जहां पे कोई बिजनेस होता नहीं है, वो टैक्स हेवेंस बने पड़े हैं और 2-3% टैक्स लेकर के उनकी इकोनॉमी चल रही है। सो दैट इज वाई G7 कंट्रीज हैड प्रपोज्ड एन आइडिया, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, कि दुनिया भर के सारे देश मिल करके ये एक्सेप्ट कर ले कि कॉर्पोरेट्स को 15% तो टैक्स देना ही है। तो अगर कोई टैक्स हेवन है जो अपने यहाँ 3% टैक्स लगा रहा है, तो फिर जो दूसरा देश है जहां पे वो मेन बिजनेस कर रहा है, वहां पे उस कॉर्पोरेट को 12% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में देखिए, ग्लोबल मिनिमम 15% होना चाहिए एज पर दिस कॉन्सेप्ट। इट इज जस्ट अ प्रपोजल, जब तक दुनिया के सारे देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये फाइनलाइज तो हो नहीं सकता। तो मान लीजिए कि कंट्री ए ने अपने यहाँ पे टैक्स लगाया 6.5%, तो कंट्री बी को रिमेनिंग 15 में से जो बचा हुआ रिमेनिंग 8.5% है, वो टैक्स मिल जाना चाहिए। कि कॉर्पोरेट के ऊपर 15% तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब आप टैक्स हेवन में 3% देंगे तो बाकी दूसरे देश को मिलेगा 12%, लाइक वाइज। दैट इज द कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड द अब्यूज ऑफ द टैक्सेशन नॉर्म्स एंड reduce the negative impact of tax havens on tax collection of the major economies जहां पे मेन बिजनेसेस होते हैं। तो मेंस में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल टैक्सेशन, why countries like Mauritius have become tax havens for tax evaders, and how recent amendments to the bilateral DTA with Mauritius will help India in reducing it, right? तो इसके लिए मैंने हिंट्स दे रखा है, आप हिंट्स पढ़ के अटेम्प्ट करें या खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को on the basis of the discussion that we have done. I know this is slightly complex topic, but I just hope कि आपको ये बात समझ आई है। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने टैक्स इवेजन के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2021 में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about horticultural exports from northeast. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। This was established as a statutory body in 1985. It works under Ministry of Commerce and Industry. इसका मुख्य पर्पस है, इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो अपेडा, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका मुख्य मकसद है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना भारत से। तो नॉर्थ ईस्ट में खासकर आसाम के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए अपेडा ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एपीएससी के लिए, जीएस पेपर 5 आसाम इकोनॉमी के लिए। एक तो अपेडा ने असम सरकार के साथ मिलकर के आसाम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी डिसाइड की है, जिसके अंतर्गत द टारगेट इज टू डबल असम्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बाय 2024-25 विथ रिस्पेक्ट टू 2020। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को डबल करने के लिए जो असम सरकार ने अपने लिए टारगेट रखा है अंडर इट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी, क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो असम इज मेनली पॉपुलर फॉर राइस एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस। अपेडा ने क्या किया है, असम की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए राइस का सेग्रीगेशन किया है, अलग अलग तरह के राइस, जोहा राइस, चौकोवा राइस, बोरा राइस, रेड बाव धान राइस, और फिर अलग अलग राइस का मार्केटिंग किया गया है, ब्रांडिंग किया गया इन फॉरेन मार्केट्स। और राइस के अलावा कुछ और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बूट जलोकिया, असम लेमन, लीची, जिंजर, ऑरेंजेस, पंपकिन, इनका भी ब्रांडिंग और प्रमोशन कर रहा है अपेडा इन फॉरेन मार्केट इन ऑर्डर टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम असम। तो राइस अलग अलग तरीके की जो सेग्रीगेशन की गई है, पैकेजिंग की गई है और ब्रांडिंग की जा रही है फॉरेन मार्केट में। जोहा राइस इज नोन फॉर इट्स यूनिक फ्रेगरेंस, इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स इफेक्टिव मेडिसिनल वैल्यू, इट reduces or helps in controlling blood pressure, and Assam is largest cultivator of this Johar rice. उसके अलावा चौकोवा राइस, it is winter rice, also has got GI tag,
बोरासॉल राइस, इसका इस्तेमाल किया जाता है पीठा वगैरह बनाने में, जलपान, स्नैक्स, कर्ड और मिल्क के साथ मिला करके। रेड धान, ये बाव धान, आयरन रिच रेड राइस मेनली ग्रोन इन ब्रह्मपुत्रा वैली विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, रेफर्ड एज बाव धान। तो अलग अलग तरह की राइस की सेग्रीगेशन, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग की जा रही है। तो दिस इज व्हाट अपेडा इज डूइंग। ये नाम याद रखने हैं आपको। एक अपेडा एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, असम सरकार की पॉलिसी उसने बनाई है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2024-25 तक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को डबल करना है विद रिस्पेक्ट टू 2020। उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो राइस की अलग अलग वैरायटीज की सेग्रीगेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उसमें ये अलग अलग राइस की सेग्रीगेशन की गई है, ब्रांडिंग की जा रही है और मार्केटिंग की जा रही है। उसके अलावा कुछ और यूनिक प्रोडक्ट जैसे कि बूट, जलोकिया एंड ऑल, दे आर ऑल्सो बीइंग ब्रांडेड एंड मार्केटेड इन फॉरेन मार्केट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जीसीसी के ऊपर कल प्रश्न था कि इनमें से कौन जीसीसी का मेंबर नहीं है? करेक्ट आंसर वुड बी ईरान। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।